हेलो। आप सभी मित्रों को पुनः एक बार नमस्कार और अपने चैनल डॉक्टर कौशल इंडियन हिस्ट्री में स्वागत करते हुए अपनी बात शुरू करते हैं। आज की टॉपिक है महाराजा रणजीत सिंह का प्रशासनिक व्यवस्था। क्योंकि पंजाब में रणजीत सिंह एक शुकर चकिया मिसल से उठ करके इतने बड़े साम्राज्य को स्थापित किए, यहाँ तक कि ब्रिटिश सरकार भी उनसे घबरा गई और घबराने के बाद एक संधि तय किया। वो संधि का नाम है 1809 का अमृतसर की संधि, जिसमें उनकी सीमा यानी उनके विस्तार पर लगाम लगाई गई। सतलज नदी के उत्तर में विस्तार की अनुमति दे दी गई और सतलज नदी के पूर्व में विस्तार की अनुमति पर रोक लगा दी गई। वह रणजीत सिंह जिसने अपने पूरे साम्राज्य को चार भागों में, चार प्रांतों में डिवाइड किया, लाहौर, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर। इन चार प्रांतों में डिवीजन करने के बाद एक मजबूत सैनिक की भी ज़रूरत थी, जिसे उन्होंने पूरा किया अपने विदेशी और यूरोपियन ढंग के प्रशिक्षण के द्वारा। रणजीत सिंह की सैन्य प्रशासन अपने आप में उस समय का बेजोड़ प्रशासन था, जिसका उल्लेख करते हुए हम कहना चाहेंगे कि रणजीत सिंह ने ब्रिटिश फ्रांसीसी जो सैन्य संचालन था उसके आधार पर एक प्रशिक्षित सेना की फौज तैयार किया था। इसने अपने अनेक यूरोपियन प्रशिक्षक को भी रखा था, जिनके नाम थे अलार्ड, बेंतुस, कोट एक्टेविल। ये सब वह शिक्षक थे जो यूरोपियन पद्धति से सैनिकों को प्रशिक्षित करते थे। इनका सहयोग लेकर के एक ऐसे सेना का रणजीत सिंह ने गठन किया जिनमें सिख भी शामिल थे, गोरखा, बिहारी, उड़िया, पठान, डोगरा और पंजाबी मुसलमान, यानी कि सभी वर्ग और जाति के लोग शामिल थे। 1827 की बात है जब जनरल कोट और 1832 में कर्नल गार्डनर इनकी नियुक्ति करते हुए उसने तोपखाने का भी पुनर्गठन किया था। यानी रणजीत सिंह हमेशा वर्तमान नहीं बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिए तत्पर रहता था। रणजीत सिंह ने एक अस्थायी सेना भी बना रखी थी, जिसे हम फौज ए आइन के नाम से जानते हैं। यानी फौज ए आइन रणजीत सिंह की परमानेंट मिलिट्री फोर्स थी, जो उस समय एशिया में दूसरे स्थान पर अपनी ताकत और अपनी हुनर रखती थी। वह निरंकुश था और निरंकुश होते हुए भी खालसा के नाम पर शासन करता था। उसकी सरकार यानी रणजीत सिंह की जो सरकार थी वो सरकार खालसा के नाम से जानी जाती थी। रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख मिशनों को, जो छोटे छोटे सिंह मिसल बिखरे हुए थे, उनको संगठित किया और संगठित करके सरकार एक खालसा नाम दिया। उसने अपने द्वारा चलाए गए सिक्कों को नानक शाही सिक्के नाम दिया। यानी रणजीत सिंह ने जिन सिक्कों को अपने राज्यों में खरीद फरोख्त के लिए प्रयोग किया उसे भी नानक के नाम पर प्रचलित किया और उसे नानक शाही सिक्के कहा गया। रणजीत सिंह अपने प्रशासन में डोंगरों को और मुसलमानों को भी उच्च पद प्रदान किया, अर्थात वो जाति व्यवस्था से उठकर उनके व्यक्तित्व, उनके नेतृत्व, उनकी प्रतिभा को महत्व देता था। रणजीत सिंह का सबसे विश्वसनीय जो मंत्री था, जिसे हम कहते हैं रक्षा मंत्री, हरि सिंह नौला था। हरि सिंह नौला रक्षा के मामलों में बहुत विशेषज्ञ और विश्वसनीय मंत्री था। उसी तरह दो और मंत्री थे जो रणजीत सिंह के बहुत ही बेहद नज़दीक थे। एक थे वित्त मंत्री दीनानाथ और दूसरे थे विदेश मंत्री फ़कीर अजीमुद्दीन। इस प्रकार रणजीत सिंह के ये तीनों पिलर यानी रक्षा विभाग हरि सिंह नौला को, वित्त विभाग दीनानाथ को और विदेश विभाग फ़कीर अजीमुद्दीन के जिम्मे था, के सहारे रणजीत सिंह ने एक मजबूत पंजाब में सिख राजनीतिक संगठन को बनाया। रणजीत सिंह ने कारदार नामक अधिकारी भी नियुक्त किया
और ये कारदार अधिकारी शासन की ओर से राजस्व एकत्रित करते थे। खजांची, लेखाकार, न्यायाधीश, सीमा शुल्क अधिकारी और सामान्य पर्यवेक्षण के कार्य भी ये करते थे। अर्थात कारदार नामक अधिकारी बड़ा महत्वपूर्ण अधिकारी होता था। रणजीत सिंह ने लाहौर में एक तोपखाना भी खोल रखा था, जिसमें मुस्लिम तोपची नियुक्त किया। इतिहासकार जो हंटर है, उसने रणजीत सिंह के फौज के बारे में एक बड़ा इम्पोर्टेंट तुलना किया है कि स्थिरता और धार्मिक जोश में ओलिवर कैंपबेल के आयरन साइड्स यानी लौह सैनिक के बाद इस सेना का कोई मुकाबला नहीं है। यानी रणजीत सिंह के इस फौज ए आइन की तुलना हंटर ने किया है ओलिवर कैंपबेल के आयरन साइड से, यानी लौह सैनिक के बाद दूसरे नंबर पर। और विक्टर जैक्युमा का तो मैंने उल्लेख किया था कि जो रणजीत सिंह को उसने एक असाधारण पुरुष बताया और उसे एक छोटे पैमाने पर बोनापार्ट भी कहा था। इस प्रकार हम देखते हैं ना कि रणजीत सिंह भारत के पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने वेलेस्ली के सहायक संधि को ठुकराने का साहस किया और अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया। इसके बाद रणजीत सिंह के राजस्व पर भी थोड़ा प्रकाश डालते हैं। राजस्व का उनका मुख्य स्रोत भूमि था, यानी भू राजस्व ही मुख्य स्रोत था उनके आमदनी का। महाराजा रणजीत सिंह ने नीलामी के आधार पर जो सबसे ऊंची बोली बोलता था उसे ही भू राजस्व वसूलने का अधिकार दे देता था। राज्य की ओर से जो लगान लिए जाते थे वो 2/5 भाग यानी कि 40% से लेकर के 1/3 भाग यानी कि 33% तक लगान लिया जाता था। रणजीत सिंह ने जो अपने प्रशासन को 4 सूबों में बांट रखा था, जैसे 1799 में लाहौर, 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1823 में पेशावर, इन चारों सूबों में लगान की उचित और व्यवस्थित व्यवस्था भू राजस्व को बना करके लगान वसूली पूरा किया। हालांकि उल्लेख मैंने इस बात का किया है कि रणजीत सिंह ने नानक के नाम पर नानक शाही सिक्के भी चलाए थे अपने इन्हीं चारों सूबों में। उन सिक्कों पर नानक सहाय लिखा होता था, कहीं कहीं गोविंद सहाय, उसके बाद राजकीय मुहर होता था और फिर श्री अकाल सहाय भी अंकित होता था। अर्थात रणजीत सिंह के जो मुद्रा थे राजस्व के स्रोत में लगान के रूप में, कभी कभी मुद्रे के रूप में भी लगान लिए जाते थे, कभी कभी उपज के रूप में भी लिए जाते थे। उन सिक्कों की ये पहचान थी। अब आते हैं रणजीत सिंह के न्याय व्यवस्था की ओर भी। आधुनिक उच्च न्यायालय उसने खोल रखा था अदालत उल आला के नाम से, जिसके अंतर्गत न्यायाधीश कोई और नहीं बल्कि स्वयं महाराजा रणजीत सिंह हुआ करते थे। यह अदालत राजधानी लाहौर में स्थित था। 27 जून 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई, जिसका उल्लेख पहले खंड में मैंने किया। तत्पश्चात उसके अल्पायु पुत्र दिलीप सिंह को 1843 में सिंहासन पर बैठाया गया और सिंहासनारोहण के बीच में 3 अयोग्य उत्तराधिकारी भी आए थे, खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह और शेर सिंह। अर्थात 1839 से लेकर के 1843 के बीच में कुल 3 सिख राजाओं का उल्लेख जो मिलता है, खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह के बाद 27 जून 1839 में रणजीत सिंह के मृत्युपरांत कुल 5 वर्ष के बाद उनके नाबालिग पुत्र दिलीप सिंह को गद्दी नसीब हुआ, जो अपनी राजमाता झिंदन के देख रेख में पंजाब की गद्दी पर आसीन हुए। और यहीं से अंग्रेज़ों को मौका मिला कि आने वाले दिनों में अब उनकी बुरी नज़रें पंजाब पर मंडराने लगी
जिसे हम आने वाले दिनों में सिख युद्ध के नाम से परिभाषित करेंगे, जिसका उल्लेख हम अपने अगले खंड में करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।